हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। ये पर्यावरण का पार्ट 5 है जिसमें सीटेट की दृष्टि से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखे गए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? जब हम मलेरिया की पहचान के लिए रक्त की जांच करते हैं तो रक्त में किसकी उपस्थिति होती है जिससे पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी, रक्त में मच्छर के लार्वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब रक्त की जांच की जाती है कि मलेरिया है या नहीं तो उसमें प्लाज्मोडियम परजीवी की जांच की जाती है। अगर रक्त में प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया पॉजिटिव हो जाता है वह व्यक्ति। देखते हैं आगे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। नेक्स्ट है, यह मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया जो होता है वह मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? बरगद से, नीम से, सिनकोना से या बबूल से? इसका राइट आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। एक्सप्लेन देखते हैं, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई डॉक्टर किसी रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ऑप्शन नंबर बी, चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन नंबर डी, गुड़, नींबू, मटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको आयरन की पूर्ति करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खानी चाहिए क्योंकि इनमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं इसका, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जो रोग होता है वो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। सेकंड, इससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। नेक्स्ट है, अनीमिक बच्चे जो होते हैं उन्हें लोहे की दवाई दी जाती है, मतलब जिसमें लौह पदार्थ पाया जाता है वैसी दवा दी जाती है।
अनीमिक बच्चों को, जिनको एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी निम्न में से क्या क्या होती है? फर्स्ट, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये तो राइट है। सेकंड, जो चल ना पाए उसे छोड़ देना। थर्ड, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, ये भी राइट है। जो चल ना पाए उसे छोड़ देना नहीं होता, बल्कि उसको सहायता देकर ऊपर चढ़ाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखते हैं किसमें 1 और 3 है। ए में 1 और 2 है, नहीं होगा। बी 2 और 3 नहीं होगा। सी 3 और 4 नहीं होगा। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ पर्वतों पर चढ़ा जाता है। देखते हैं आगे। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारियाँ, क्या क्या जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की? फर्स्ट है, बाकी लोग जो ग्रुप लीडर के अलावा हैं उस ग्रुप में उन लोगों का सामान उठाने में मदद करना। सेकंड, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब सबसे पीछे रहना, जब पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाए तभी आगे बढ़ना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, कोई ठीक ठाक जगह ढूंढना जहाँ सभी लोग रुक सके कुछ देर। नेक्स्ट है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसका ख्याल रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ग्रुप में किसी भी सदस्य की कोई गलती होगी तो उसमें जो ग्रुप लीडर होगा सज़ा उसे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बछेंद्री पाल का संबंध है उत्तराखंड से, गुजरात से, बिहार से, चंडीगढ़ से। बछेंद्री पाल जो हैं उनका संबंध उत्तराखंड से है। देखते हैं एक्सप्लेन। ये देखिए, ये बछेंद्री पाल हैं। देखते हैं इनके बारे में। बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़वाल के नाकुरी गांव की। और गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में। अतः बछेंद्री पाल उत्तराखंड में गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन के 1:07 में 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागरमाथा है, उस पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिसका नेपाली नाम सागरमाथा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बछेंद्री पाल जब बड़ी हुई थी तब वो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी, और उन्हें जिन्होंने गाइड किया था उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मतलब बछेंद्री पाल के जो गुरु थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जो उत्तरकाशी में है। आगे देखते हैं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। जब ये 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो उसके साथ ही यह भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये संसार की भी 5वीं ऐसी महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन चीज़ों का पर्वतारोहण में इस्तेमाल किया जाता है? स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। पर्वतों से उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पर्वतों से जब उतरते हैं तो जो पर्वतारोही होते हैं उनकी भाषा में उसे रैपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले। क्या क्या दिया जाता है? विटामिन सी और आयरन से युक्त गोलियाँ और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ताकि ठंड से बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? पल्लव राजवंश ने, चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने। तो गोलकुंडा का जो किला था उसे काकतीय राजवंश ने बनवाया था। देखते हैं एक्सप्लेन।
ये देखिए, ये गोलकुंडा का किला है। इसमें कई सारे बुर्ज हैं, कई सारे महल हैं और भी काफ़ी बड़ा है। ऐसा ऐसा ही है कुछ। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। नेक्स्ट है, बाहर लिखा था, इसमें बाहर लिखा है कि 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन किया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने। नेक्स्ट है, इसमें 3 बाग हैं, रेशम बाग, बाग नया किला और बाल हिसार बाग। एक रेशम बाग है, एक बाग नया किला है, एक बाला हिसार बाग है। नेक्स्ट है, इसमें 2 हौज और 5 महल हैं। ये जो गोलकुंडा किला है, इसमें 2 हौज और 5 महल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्लापुर स्थित है गुजरात में, हरियाणा में, असम में या केरल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मल्लापुर जो है वो केरल में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ लगभग 500 साल पुरानी एक पेंटिंग है मल्लापुर में, जो कि केरल में है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरे के किले का किस तरह आगरे का जो किला था वो कैसे बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये पेंटिंग भी हमने दे रखी है। इसमें काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो किले का निर्माण कर रहे हैं। अतः इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि आगरे का किला किस तरह से बनाया जा रहा था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? ये सुनीता विलियम्स हैं जो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। ये देखिए, ये हैं सुनीता विलियम्स। देखते हैं इनके बारे में। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय रहने वाली पहली महिला हैं। यह 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी और यह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय रहने वाली पहली महिला हैं। उल्का पिंड के बारे में भी कुछ दिया है यहाँ पे। उल्का पिंड क्या होता है? टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है, टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगता है या जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई से दिल्ली की दूरी है 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ये सभी क्वेश्चन अभी हम NCERT बेस्ड करवा रहे हैं। इसके बाद शिक्षा शास्त्र भी करवाएंगे, पर्यावरण का पेडोलॉजी भी करवाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगपा की भाषा में चोंगथांग का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। सेकंड, ऐसी जगह जहाँ केवल औरतें रहती हैं। सी, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। डी, ऐसी जगह जहाँ केवल पुरुष रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंगपा की भाषा में जो चोंगथांग होता है उसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। चंगपा की भाषा में चोंगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चंगपा घुमंतू लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? घुमंतू। ये भेड़ बकरियों को पालते हैं और इन्हीं से अपनी ज़रूरतों का सामान इन्हें मिल जाता है। ज़रूरतों का सामान जैसे दूध, मांस, स्वेटर, ऊन, टेंट के लिए कपड़ा आदि। भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं उनसे ये लोग टेंट के लिए कपड़ा बना लेते हैं, ऊन निकाल लेते हैं, स्वेटर बुन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये अपने टेंट को रैबो कहते हैं। इनके टेंट को क्या कहा जाता है? रैबो। रैबो के पास भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह होती है। रैबो के पास ही ये लोग भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनाते हैं, जिन्हें चंगपा लोग क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? पश्मीना शाल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और इसकी बुनाई में कितने घंटे का समय लगता है? 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी 250 घंटे, 8 स्वेटरों के बराबर ये 250 घंटे, 10 स्वेटरों के बराबर 250 घंटे, 6 स्वेटरों के बराबर 300 घंटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दुनिया की जो मशहूर पश्मीना शाल होती है उसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और इसकी बुनाई में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। दिखाते हैं हम आपको, ये बकरियां हैं जिनके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है और ये पश्मीना शाल है।
देखते हैं पश्मीना शाल के बारे में क्या है। माना जाता है कि पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतना गर्म होती है ये, पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। यह पश्मीना बनाता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। ये पश्मीना शाल जो है ये बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये बकरियां 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। ये जो बकरियों के बाल होते हैं ये हमारे बाल के मतलब उनके बाल के 6 बाल के बराबर हमारा एक बाल होता है। आगे देखते हैं। इसीलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। मतलब पश्मीना जो शाल होती है उसकी बुनाई मशीनों द्वारा नहीं होती बल्कि हाथों द्वारा होती है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। अतः इसमें क्या निकला कि यह जो शाल होती है 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है, और ये जो बकरियां होती हैं ये 500 मीटर ऊंचाई पर रहती हैं, और इनके बाल बहुत पतले होते हैं। इनके बाल के 6 बाल के बराबर हमारा एक बाल होता है, और इस शाल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, और ये बहुत पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि इसे दुकान या बेकरी से खरीदते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर। कश्मीर के जो लोग हैं वह अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि इसे दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। वहाँ हर गली में बेकरी होती है। ये देखिए हमने दिखाया भी है, ये बेकरी है। कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी जहाँ से लोग रोटियाँ खरीदते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोटियाँ बेच रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात राज्य में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2002। रिपीट हो गया है आई थिंक, कोई बात नहीं, वो रॉन्ग ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में जो भूकंप आया था वह 26 जनवरी 2001 को आया था, जहां गुजरात के भुज जो है वहाँ पे काफ़ी तबाही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग डॉक्टर अपनी धड़कन सुनने के लिए करते हैं? हमारी धड़कन सुनने के लिए करते हैं। थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। थर्मामीटर से तो टेम्परेचर नापा जाता है, और बैरोमीटर से ताप मापा जाता है, दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर हमारी धड़कन को सुनने के लिए करते हैं। ये देखिए ये होता है स्टेथोस्कोप। आगे देखते हैं। निम्न में से कहाँ हाउस बोट चलते हैं? कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। हाउस बोट जो होते हैं वो पानी पर चलते हैं, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर की डल झील या झेलम नदी, इस जगह पर हाउस बोट चलते हैं। देखते हैं। ये देखिए ये हाउस बोट कुछ इस तरह के होते हैं। हाउस बोट के बारे में देखते हैं क्या है। हाउस बोट लकड़ी से निर्मित घर होता है, एक घर टाइप का होता है जो पानी में चलता है। हाउस बोट लकड़ी के निर्मित से एक घर होता है, ये पानी के ऊपर तैरता है। ये खासकर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए खासकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। इसकी लंबाई 80 फुट तक होती है, और कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिंगसा पजल जैसे दिखते हैं। ये देखिए ये छत की डिजाइन है, एक खास नक्काशी जो जिंगसा पजल जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की पुस्तक में उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक जाकिर हुसैन हमारे देश के रह चुके हैं।
कक्षा 5 की जो पुस्तक है उसमें एक लेशन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन जो हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश के जो संविधान निर्माता माने जाते हैं वह भीमराव अंबेडकर हैं। ये देखिए भीमराव अंबेडकर हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ। इनके बचपन का नाम भीम था। यह बाद में भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए और आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं? इस प्रकार जो सब्जी पकाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है इस प्रकार। ये यहाँ पे मटके में उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है कोयले के अंगारे में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भात सुक्ती, ऑप्शन नंबर बी ऊंधियूँ, सी मटका सब्जी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंधियूँ, ऑप्शन नंबर बी। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर जो सब्जी पकाई जाती है उसे ऊंधियूँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। मानव पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। मानव पेट में स्रावित होने वाले रस की प्रकृति अम्लीय होती है। यह भोजन पचाने में सहायता करता है, साथ ही पेट में क्षारीयता को भी संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली का जो संबंध है वह महाराष्ट्र से है। वर्ली कला महाराष्ट्र से संबंधित है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। कुडुख जो भाषा है वह झारखंड के लोगों की है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। कुडुख जो भाषा है वह झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में जो रहने वाली जनजातियां हैं उनके द्वारा कुडुख भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा को क्या होगा? केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी जुताई के लिए उपयोगी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बंजर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंजर हो जाएगी। जब किसी खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उसमें कुछ भी उगाना कठिन हो जाता है, मतलब वह बंजर हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है वह प्लेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी में रुपए को क्या बोलते हैं? दिनार, डॉलर, रियाल, दिरहम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। अबू धाबी के बारे में और भी काफ़ी कुछ है, देखते हैं आगे हम। ये देखिए, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी जो है वह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट है, यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम तो आसानी से मिल जाता है लेकिन जल जो है वो दुर्लभ है। अतः अबू धाबी में जल काफ़ी
जल काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल तो काफ़ी है लेकिन जल की मात्रा बहुत ही कम है। आगे है, यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के भवन ऊंचे और उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था कि रेत के टीले कहाँ होते हैं, तो अबू धाबी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? टीन क्या होता है? देखते हैं। टीन यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना मुख्य रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है। यह भूमि की बीमाएँ 100x100 हैं। यह भूमि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, या वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। तो यह टीन जो मात्रक होता है जो किसानों को दिया जाता है, तो ये वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। जितने में कोई किसान एक टीन बीज बोता है वही एक टीन जगह मानी जाती है। देखते हैं, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराव नृत्य का संबंध कहाँ से है? मिज़ोरम से, राजस्थान से, असम से, केरल से। चिराव नृत्य का जो संबंध है वो मिज़ोरम से है। मिज़ोरम में चिराव नृत्य किया जाता है, और कब किया जाता है? फसल पकने पर। ये देखिए, देखते हैं इसके बारे में। फसल पकने पर मिज़ोरम में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लोग साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। इन सबके साथ ही वो लोग चिराव नृत्य भी करते हैं। इस नाच में या इस नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। ये हो गया चिराव नृत्य। यह मिज़ोरम में होता है। कब होता है? जब फसल पक जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है क्यों माना जाता है किसानों का मित्र? फर्स्ट पॉइंट है, केचुए मृत पौधों और पत्तियों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। सेकंड, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। क्या है? केचुए मृत पौधों और पत्तियों को खाते हैं, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। तो केचुओं का जो मल होता है उनसे ज़मीन उपजाऊ होती है, और ये मृत पौधों और पत्तियों को खाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड देखते हैं, केचुए खरपतवार खाते हैं जिसमें मुख्य फसल की रक्षा होती है। थर्ड देखते हैं, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। थर्ड भी राइट है। फोर्थ, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी राइट है। सेकंड, केचुआ खरपतवार नहीं खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो, बल्कि वो मृत पौधे और पत्तियों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। तो इसका राइट हो जाएगा 1, 3, 4। देखते हैं 1, 3, 4 किस में है। फर्स्ट तो होगा नहीं, 1, 2 है। सेकंड 1, 3, 4 नहीं है। सी में 1 नहीं है, और डी में 1, 3, 4, इसमें तीनों हैं। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।